डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो ठीक है, क्या लिख रहे थे? कोरिलेशन ना। यस सर। रैंक कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स। मतलब पहले जो हमारे पास नंबर्स होता था वो अब नंबर्स नहीं होगा, नंबर्स को हम रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं और उस कन्वर्टेड रैंक का जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो रैंक कोरिलेशन है। सिंपल सा टर्म है। मतलब आपके पास अगर मान लो नंबर है 5 है 10 है और 15 है, इस तरह से नंबर वैल्यूज रखा हुआ है, इसमें रैंकिंग कर लो तो फर्स्ट रैंक इसको दोगे, हाईएस्ट मार्क्स इसका है, इसको फर्स्ट रैंक दे दोगे, इसको सेकंड रैंक दोगे, इसको थर्ड रैंक दोगे। अब रैंक देने के बाद जो आप कोरिलेशन निकालेंगे इसमें, वही रैंक कोरिलेशन है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह एक सेट ऑफ वैल्यूज एक्स था, दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज मान लो और एक है वाई। वाई का वैल्यूज मान लो 6 है, 8 है, 100 है, या फिर मान लो 16 है, 8 है, 5 है, इस तरह से वैल्यूज है। तो इसका रैंकिंग क्या हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट रैंक, दिस इज द सेकेंड रैंक एंड दिस इज द थर्ड रैंक। अब आप यहाँ से वैल्यूज निकालो। ठीक है, सो आपने अब क्या किया है, पहले आप एक्स और वाई का कोरिलेशन निकालने के लिए इस एक्स और वाई में कोरिलेशन निकालते, बट अब आपको रैंक कोरिलेशन निकालना है। ये क्या हो रहा है? फूल पत्ते बन गया। ये कैसे हो गया? आई डोंट नो, मैंने कुछ किया नहीं। स्केलेटन लग रहा है मैम। ना अच्छा बन रहा है। चलो, सो दिस इज, पहले आप एक्स वाई में ऐसे निकालते कोरिलेशन, बट अब आपको करना क्या है, इस डेटा का जो रैंकिंग आ गया है इस रैंक्स में कोरिलेशन निकालना है, देन जो रिजल्ट आएगा वो रैंक कोरिलेशन होगा। ठीक है, इसी को आप वर्ड्स में लिख रहे हो। कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन क्या है? रैंक कोरिलेशन इज द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ध्यान दो, ये जो उसका नोटेशन होता है, पहले हम कोरिलेशन के लिए r लिखते थे, बट यहाँ पे हम रो लिखते हैं। ठीक है, दिस इज रो। ठीक है, ये रो है, रो से रैंक कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है, जैसे हमने सिंपल कोरिलेशन के लिए एक वर्ड यूज किया था, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बोलते हैं उसको, बताया था ना मैंने। सिंपल कोरिलेशन या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। मैम नहीं हुआ ये सर। नो मैम, प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा बता ही नहीं है। सिंपल कोरिलेशन को मैंने बताया था, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। जाके लिखा हुआ जहाँ पे होगा वहां देख लेना, मैंने ये बताया था। ठीक है, और अगर नहीं बताया था तो अभी ध्यान में रखो, अगर ऐसा लगता है आपको नहीं याद है तो फिर देख लो। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन उसको बोलते हैं, यहाँ पे रैंक कोरिलेशन बोलते हैं उसको। प्रोफेसर आर ए फिशर ने दिया था, तो आर ए फिशर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, कभी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोला जाता है, कभी कभी सिंपल कोरिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोरिलेशन वर्ड बोला जा रहा है, मतलब समझ लो वो कोरिलेशन आर है। यहाँ पे बोलते हैं रैंक कोरिलेशन या स्पीयरमैन कोरिलेशन। लिख लो स्पेलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, SPEAR। MAN, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पीयरमैन नाम है साइंटिस्ट का, तो उसको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। स्पेलिंग है SPEAR। मैम फिर से एक बार पूरा वर्ड रिपीट कीजिएगा ना। It is also known as Spearman's rank correlation coefficient. It is also मैम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते हैं? क्या बोलो, क्या नहीं बोल सकते? थोड़ा धीरे बोलते ना। हम और धीरे बोले, अब कितना धीरे बोले? अब तुम अपना कान बड़ा करो। धीरे बोलो ठीक है मैम। ईयरफोन लगाए हुए हैं मैम। तो अपना आवाज कम कर लो। साउंड कम करो। Spearman's rank correlation coefficient.
स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। फॉर्मूला ये है, रेंज ऑफ द कोरिलेशन, अगर आप रैंक बोलते हो वो और ये बोलते हो, दोनों के केस में जो रेंज होता है दैट इज -1 to 1, वही होगा, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो नोट करके, द रेंज ऑफ द कोरिलेशन इज फ्रॉम -1 to 1। हेलो। हाँ बोलो। नहीं, हमें लगा आपका फिर से चिपक गया। नेटवर्क लैन का था, पर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, देखो। चलो हो गया, रैंक कोरिलेशन का इतना पॉइंट क्लियर है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज जो होगा सेम होगा, फॉर्मूला याद रखना है, और जो स्टेटमेंट है दैट इज अ सिंपल कोरिलेशन, जो है अगर रैंक में निकाल रहे हैं देन दैट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इतना ही है रैंक कोरिलेशन। अब इसमें जो थ्योरेटिकली जो टर्म जाना था वो यही है। अब इसको जब सॉल्व करोगे लॉजिकली तो रिजल्ट्स कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज हम ये बता रहे हैं जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर भी बता देते हैं। मान लीजिए क्लास में अगर स्टूडेंट है, सपोज एक्स कोई क्लास है, बीबीए में क्लास है, उसी तरह एक्स कोई क्लास है, वाई कोई क्लास है। कोई एक सब्जेक्ट ले लिया मैथमेटिक्स, ठीक है। अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग लोगों का क्लास का ये चीज है, या फिर एक एक्स कोई क्लास ले लो, मान लो ऐसे कर लो, कुछ क्लास ले लो एक्स, या फिर आपका पर्टिकुलर बीबीएम क्लास ले लेते हैं। आपके पास 2 पेपर है, मान लो 2 पेपर एग्जाम में दे रहे हैं, तो किसी एक में हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर रैंक आया हो। पहले तो ये करो, सिंपल अपने क्लास में सबका मार्क्स रैंकिंग के हिसाब से कर लो। अब क्लास में किसी का एक रैंक आ सकता है, फर्स्ट रैंक हाईएस्ट मार्क्स आ सकता है, किसी का सेकंड रैंक आ सकता है, किसी का थर्ड रैंक आ सकता है। कितने तक रैंक जा सकता है मैक्सिमम? नंबर ऑफ स्टूडेंट 95। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 रैंक, लास्ट स्टूडेंट मान लो n है तो n रैंक मिलेगा लास्ट, मैक्सिमम रैंक यही मिल सकता है। अगर इसी तरह एग्जांपल में हम मान लो 1 2 3, सपोज 2 ही क्लास में 3 ही स्टूडेंट है, क्लास में 3 स्टूडेंट है, तो या तो उसका रैंक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लास्ट रैंक भी आएगा तो थर्ड रैंक तो आ ही जाएगा, है ना। मतलब वो बोल सकता है वो टॉप 3 में है कहीं ना कहीं। बट ये अलग बात है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट में वो उतना है। कोई 1000 में भी थर्ड रैंक आ सकता है, और कोई 3 स्टूडेंट में भी थर्ड रैंक ला सकता है। सो ये चीज यहाँ पे देखना पड़ता है। तो रैंकिंग में ये स्पेसिफाई नहीं होता कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बट ये पता चल जाता है कि टोटल ये रैंक आ रहा है। तो यहाँ पे रैंक जो टर्म है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वही मैक्सिमम रैंक जाएगा। इसी तरह रैंकिंग अब मैंने क्लास का सब डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स का रख दिया। अब मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस स्टूडेंट को किसी एक पेपर में फर्स्ट रैंक आया, जरूरी है क्या सेकंड में भी फर्स्ट ही रैंक लाए वो? नो। नो मैम। जरूरी नहीं है, हो सकता है डिफरेंट रैंक लाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों में सेम रैंक लाया। पॉसिबिलिटीज है, बट 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते। सो इस पेपर में भी सबका रैंक कितना आएगा, मैक्सिमम रैंक कहाँ तक जाएगा? n तक। इससे ज्यादा Yes, रैंक ma'am. होगा किसी का? नो मैम। किसी का n+1 रैंक आ No, सकता है? नो। नहीं आ सकता। तो ये चीज बस यहाँ समझना होगा, किसी का रैंक 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। और ये चीज, अगर यही चीज बस हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, देखो अगर दोनों ही पेपर में आपका रैंक सेम आता है, लाइक फर्स्ट पेपर में भी इसमें भी रैंक 1 आया, इसमें भी रैंक आया, इसमें भी रैंक 1 2, इसमें भी रैंक 2, इसमें भी रैंक 3, इसमें भी रैंक 3, सब में रैंक सेम आएगा। जब सब में रैंक सेम आएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? डिफरेंस ऑफ रैंक क्या हो जाएगा? 0 होगा। देखो तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, n - n क्या आ जाएगा? 0। सारा रैंक 0 हो जाएगा। और 0 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? d का स्क्वायर कर लो, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0।
अब जरा फॉर्मूला पे आ जाते हैं। रैंक कोरिलेशन में क्या होता है, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन di² डिवाइडेड बाई n कितना है, n है ऑलरेडी, नंबर पता नहीं एग्जैक्टली हमें, तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है दिस टर्म इज 0, di² 0 है, टोटल सम जो निकालोगे ये भी तो 0 ही आ रहा है, तो पूरा का पूरा ये क्या हो गया 0। जब ये 0 हो गया तो 6 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, 0 बाई समथिंग इज ऑल्सो 0, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो रैंक 1 कब आता है, जब ऑल द पर्सन्स हैव द सेम रैंक, ठीक है, सेम रैंक इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रैंकिंग 1 कब होगी, रैंक कोरिलेशन का वैल्यू 1 कब होगा, जब एक ही पर्सन को दो डिफरेंट पेपर्स में, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सेम रैंक आ रहा है तब। और ये ऐसा सिर्फ एक पर्सन को नहीं हो रहा है, सारे ही स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, तब रैंक का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। किसी एक के होने से नहीं होगा, किसी एक का 0 होगा तो बाकी का डिफरेंट आएगा, हो सकता है सभी। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, जब सारे स्टूडेंट को सारे पेपर में सेम रैंक आ रहा है, तब रैंक कोरिलेशन जो होगा दैट इज 1। समझ आया नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये रैंक कोरिलेशन का परफेक्ट पॉजिटिव केस है। 1 आंसर आता है कोरिलेशन में तो क्या होता है, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन होगा। एनी डाउट? नो मैम। चलो इस चीज को आप लिख लो कहीं साइड में, रफ में लिख लीजिए। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता, आप पेपर में सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो सीक्वेंस में ही लिखते चले जाइए, क्योंकि ये फिर आपके लिए यूजफुल होगा। बाद में कहीं अगर डाउट होता है तो फिर ये क्लेरिफिकेशन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैम ये d का स्क्वायर है क्या? सेकंड वन, दिस वन। जी मैम। हाँ d का स्क्वायर है, d का स्क्वायर लिखो या फिर i लिख लेते हैं, कभी कभी लिखते हैं सफिक्स। i का मतलब हो गया डिफरेंट di, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ d, di लिख दिया करो। i लिखने से क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज वो ले रहा है, ये समझ में आ जाएगा। i नहीं लिखने से कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने दोनों ही टेंडेंसी अपना के रखा है। आप डी आई लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो आपको समझना है ज्यादा स्पेसिफिक वे में, देन यू कैन राइट आई। अगर नहीं सिर्फ सॉल्व करना है तो आप आई हटा सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई बड़ा क्राइम नहीं है, नंबर मिल जाए। हाँ नंबर मिल जाएगा। बट अगर आई आप स्पेसिफिक लिखते हैं तो वो ज्यादा सिंसियरिटी शो करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लियर है ये? मिटाओ इसे अब। यस मैम। नहीं मैम, 1 मिनट। ओके मैम एल का मतलब क्या होता है? कहाँ एल, हम कहीं तो नहीं लिखे हैं एल, बताओ जरा। एल स्क्वायर। 1 है 1 है। वो डी है ये। दिस इज डी, डी 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 लिखा हुआ है, डिफरेंस है इन दोनों का, डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करता है। दिस इज डी स्क्वायर, डी आई स्क्वायर, एल नहीं है। अच्छा ये एल लग रहा है, ये एल नहीं है, डी है। जी है डी क्या लग अभी? रहा है। डी लग रहा है। ठीक है मैम। लगने वाला का बहुत हो गया मैम। हाँ हो गया, चलो। सबको अजीब अजीब चीज लगेगा तो फिर तो हो गया। डी बोल रहे हैं ना, चलो वो भी सुना करो, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट केस हम एक बता देते हैं, जब किसी पर्सन का रैंक अपोजिट होगा। जैसे मान लो एक एक्स है, दूसरा वाई है, इसको मान लो फर्स्ट रैंक मिला, इसको सेकंड रैंक मिला, इसको थर्ड रैंक मिला, इसको फोर्थ रैंक मिला, इसको फिफ्थ रैंक मिला, हो सकता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर लो, इसको इसमें फर्स्ट रैंक मिल गया और सेकंड पेपर में लास्ट रैंक मिल गया। लास्ट रैंक क्या है, फिफ्थ, टोटल 5 स्टूडेंट है तो लास्ट रैंक क्या हो जाएगा, फिफ्थ रैंक है तो लास्ट रैंक।
इसमें Four. सेकंड रैंक इसमें आया और इसमें सेकंड लास्ट रैंक आ गया। इसमें थर्ड रैंक आया, इसमें तो थर्ड रैंक लास्ट रैंक आ गया। इसमें 4 है तो यहाँ से 5 4 3, इसमें सेकंड रैंक आ गया, इसमें फोर्थ आ गया, इसमें सेकंड आ गया, इसमें फिफ्थ आ गया, इसमें फर्स्ट रैंक आ गया। वन। ठीक है, Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी में भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ रैंक निकालने वाले हैं। सो डी आई, सो डिफरेंस अब क्या होगा, डिफरेंस 1 - 5 - 4। 1 किसको दिख रहा है? -4 होगा मैम। हाँ, -4 -4 होगा। अगेन 2 - 4 -2, -2 -2 0 3 0 0 4 - 2 0 2 5 - 4 4। 4 अब इसका स्क्वायर कर लो, डी आई का स्क्वायर 16 4 16, अगेन 4 4 0 4 एंड 16। अब 16 टोटल सम नीचे करो, बताओ क्या आएगा। 40 40 ठीक है, डिस्टर्बेंस जिसकी तरफ से आ रहा है वो म्यूट करो तो पहले। चलो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। रो का वैल्यू क्या होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। तो Yes. समेशन डी स्क्वायर डायरेक्टली लिख दे, रुको हम Yes, पहले ma'am. इंटू 40 लिख देते हैं। चलो, समेशन डी आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 40 आया है, डिवाइडेड बाई एन कितना है जरा बताओ मुझे। 5 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 25 माइनस हाँ 1 मैम, कर। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो हेलो। हाँ मैम, बोलो, क्या 5 बोले? क्या 5 है? नीचे में जो है हाँ तो नंबर कितना है वो I काउंट mean- करो, नंबर 1 2। अच्छा, यस ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। यस मैम, समझ गए। तो 5 × 5 स्क्वायर यस माइनस मैम, 1। फिर 25 मैम तो मैम अब क्या 25 कहाँ करेंगे, से आया? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला चेक करो एक बार। 240 5 × 5 25 अच्छा 6 -1 40 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 24 24। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, मैम यहाँ 2 हो जाएगा पूरा। ये पूरा टर्म 2 हो 39 जाएगा। 5 Yes, से ma'am. 8 टाइम करोगे 8 यस 3 टाइम तो 24 24 6 × 4 क्या हो जाएगा। मैम 8 या 24 नीचे कट जाएगा ना। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। बचेगा तो 1 - 2 बचा, -1 and that is equal to what, -1। so perfect negative correlation आ गया। यस मैम। तो ये वही पॉसिबल है, तभी पॉसिबल होगा जब एग्जैक्ट अपोजिट रैंक आ जाएगा दोनों का। तो परफेक्ट नेगेटिव सेम रैंक आ जाएगा दोनों पेपर में। तो परफेक्ट पॉजिटिव हो, जो कि हमेशा ये सब एक्सट्रीम कंडीशन है, सबका सेम रैंक आ जाए पूरे पेपर में, ये क्या होगा, कभी कभी पॉसिबल है, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह सबका अपोजिट रैंक आ जाए, ये भी कभी कभी संभव हो सकता है, रेयरली पॉसिबल। और ऐसा नहीं बोल सकते इम्पॉसिबल है, रेयरली पॉसिबल है। अब इसके बीच में सारे वैल्यूज क्या आने वाले हैं, इसके बीच में ही आने वाले हैं। तो आपका जो आंसर क्या होगा, दैट इज -1 to 1। यही रेंज में वेरी करेगा आपका कोरिलेशन। तो इससे ज्यादा किसी का कोरिलेशन नहीं आ सकता और इससे कम भी किसी का कोरिलेशन नहीं आ सकता। तो ये चीज हम यही एक्सट्रीम कंडीशन बता रहे थे। अब आप कोरिलेशन निकालोगे तो किसी भी फॉर्मूला से निकालो, आप रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूला से निकालो या फिर उस कोरिलेशन के फॉर्मूला से निकालो जो पहले पढ़े थे, दोनों के केस में आंसर सेम आएगा। ये भी नोट करने वाला है पॉइंट, लिख लो आप यहाँ पे। The value of the correlation coefficient will be same. The value of the correlation coefficient will be same in both the cases. Excuse me ma'am, the value of the correlation Coefficient. yes ma'am, The value of the correlation coefficient is same or equal in both the cases.
इन बोथ द केसेस। और वो बोथ क्या केस क्या है, पहले वे में फॉर्मूला के सॉल्व से करे, पहले फॉर्मूला से सॉल्व करे, पहले तरीके से सॉल्व करे, या फिर रैंक कोरिलेशन के हेल्प से सॉल्व करे, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब ये चीज आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला था, है ना? चलो वो डेटा मुझे बताओ, वो कैलकुलेशन सबने कर लिया था, वही डेटा हम लेते हैं आज फिर से और उसी का कैलकुलेशन दोबारा से करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए बताइए जरा क्या था, x और y कुछ डेटा था ना? यस मैम। चलो बताओ तो वैल्यूज क्या थे x और y के? 5, 10, 15। 5, 10, 15। इससे पहले और कुछ जो एक्चुअल कोरिलेशन निकाले हो, जो पहले का, ये सब प्रैक्टिस वाला मत बताओ, और बताओ ना, कुछ था ना, एज गिवन था हमारे पास। यस मैम। यस मैम, 23, 27, 28। 23, 27, 28 शुरू में इधर x में। यस मैम। 23, 27, 23, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 36, 31, 30, 31, 32, 33, 35, मैम 32, 32 नहीं है, 33 है और 35 है, 33, 35, 36। 36। 33, 35, 36। ठीक है, ये एज है, एक लिस्ट है, और दूसरा y का बताओ। 18 साल 20 साल। 18, 20, 22, 22, यस मैम। 20, इसके बाद 27, 27, 29, 29, 27, 27, 27, 29। 29। अच्छा इसको नहीं बना पाओगे, रुको, इसमें दिक्कत होगी, ये नहीं बनाओगे। यस मैम, इसमें 2 आ गया ना। हाँ, इसमें दिक्कत होगी, इसके लिए हमको और बताना पड़ेगा। पहले हम ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं जिसमें वो चीज ना हो। ठीक है, हम डेटा खुद ही दे देते हैं, 29 की जगह कुछ और दे दीजिए। इसमें हम इसको कर देते हैं 28 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 28 है। कब तक, क्योंकि और भी पेमेंट आने वाला है। क्या कर रहे हो यार, किसका पेमेंट आ रहा है? कितनी बार फिर से बोल आप चुके? लिखिएगा। घर का बोले तो सब लोग चाहते हैं ना कि अपना सारा बात पब्लिक करना है सबको। चलो लिखो हम डेटा जो बता रहे हैं वो। ओके मैम। 10, 12, 18, 16, 15, 6, 8, 9, 17, 20। इसका कोरिलेशन निकालो, दोनों तरीके से निकालना। एक्स वाई का जो फॉर्मूला तुम जानते हो उस तरीके से सॉल्व करो, और दूसरा रैंक करके करो। दोनों तरीके से सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। एंड रोल नंबर 15 कैमरा ऑन करो, अभिषेक। एक्स वाई का सिंपल कोरिलेशन निकालो और एक्स वाई को रैंक में कन्वर्ट करके उसका कोरिलेशन निकालो। धीरज, कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है एक्स वाई का कोरिलेशन, फॉर्मूला से जो पहले पढ़े थे उस फॉर्मूला से और रैंक से, दोनों से निकाल के देगा। रैंक से निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय आपको पहले वाले फॉर्मूला से निकालने में लगेगा, रैंक से ज्यादा समय नहीं लगता है, और इसीलिए रैंक कोरिलेशन को डिराइव ही किया गया है। लेकिन यहाँ पे कम नंबर, इसलिए रैंकिंग करना थोड़ा आसान होता है, कभी कभी रैंकिंग करना मुश्किल होता है, तब पहले वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यूज ऑफ द फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक ना, करो जरा जल्दी और मुझे करके बताओ ऑल ऑफ यू। ये खुद से टेस्ट करने की चीज है, ये मैंने जो बताना था मुझे
मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आप उसको चेक करेंगे whether the two answers are equal or not. सो ये आप टेस्ट करने वाले हो, जो आप पढ़े हो वो सही है या नहीं। थियोरेटिकली जो मैम ने बता दिया, आप मुझे क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि मैंने जो स्टेटमेंट कहा है वो सही है या नहीं। मेरा कहना था कि आप कोरिलेशन इस फॉर्मूला से निकालो या उस फॉर्मूले से निकालो, आंसर सेम आएगा। अब तुम ये चेक करके बताओ मुझे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, ये चेक करके तुम मुझे बताओ। मैम हम डेटा नहीं लिख पाए हैं इसलिए। डेटा लिखो ना, तो है तो ऑनलाइन लिखा हुआ है। अभी अभी जो दिए है ना वो डेटा सॉल्व करना है, लिखो। विजिबल नहीं है ना विजिबल? डेटा तो हम इरेज नहीं किए हैं। हाँ हाँ तो करो, हाँ लिखो ठीक है। अब। कोई दिक्कत नहीं है, लिख के बताओ मुझे। म्यूट करके रखिए। तुम लोग को हम म्यूट इसलिए नहीं करते हैं ना कि अब फिर कुछ पूछना चाहोगे, कॉन्सेप्चुअल टर्म है, पूछना चाहोगे तो फिर दिक्कत होगी, तो सबको म्यूट कर देंगे। फिर बीच में अगर कुछ क्वेश्चन पूछने लायक रहेगा तो फिर नहीं पूछ पाओगे। और ऐसे शांति से रखिए, आप रहिए, आपको जो करना है आप सॉल्व करो, बोलो मत, क्योंकि फिर वो चीज आपको, आपकी वजह से पूरे क्लास में डिस्टरबेंस हो जाता है ना। क्लास में दो चार बच्चे जैसे बात कर रहे होते हो, सबको डिस्टरबेंस होता है, वैसे ही फिर ऑनलाइन क्लास में होने लगेगा, तो वो चीज मत करो। मैम इस फॉर्मूला से निकल गया। कौन से रैंक से? हाँ अभी जो बता, हाँ ये चीज है। हाँ तो रैंक से निकल गया ये तो ठीक है, लेकिन अब उससे चेक कैसे करेंगे कि दोनों में आंसर सेम आता है? तो उससे भी निकालोगे तब ना चेक कर पाओगे। वो लंबा जाएगा। जो भी जाए, अब चेक करने के लिए तो कैलकुलेट, एटलीस्ट एक केस में तो चेक करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। उसके बाद आपको जरूरत होगी तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन अब एग्जाम में की बात करो तो यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो आपको ऐसे कोरिलेशन निकालना है। ऐसे अगर मेंशन नहीं किया गया है तो सिंपल कोरिलेशन लिखा है तो कोरिलेशन के फॉर्मूला से बनाओगे, रैंक कोरिलेशन लिखा है तो रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूला से बनाओगे। लेकिन आंसर दोनों में सेम आता है ये पता होना चाहिए। आंसर सेम आएगा, बट तरीका अगर स्पेसिफाई कर दिया एग्जाम में कि एग्जामिनर आपको इसी तरीके से बनाना है, तो आपको उसी तरीके से ही बनाना है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, वही ऑप्शन है जो लिखा हुआ है। धीरज तुम सॉल्व कर रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। एक मिनट मैम दिखा रहा हूँ। अब ठीक है। कहाँ विजिबल है? चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है। अभिनव कुमार सॉल्व हो रहा है? यस मैम। पूर्णिमा? जी मैम। ओके, रैंक कोरिलेशन से तो आपको लगता है सबका ऑलमोस्ट हो चुका होगा। दूसरा जो तरीका है यस उसी मैम। से सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो तो डेटा बेस्ड है तो उसको करना पड़ेगा। हालांकि सब कुछ तो आपको कैलकुलेटर से करना है, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बन जाएगा, करो कोशिश।
आदित्य, रोशन, पल्लवी, तौफिक अहमद, इन लोगों का कैमरा कभी ऑन नहीं होता है, क्यों? किशन कुमार, अविनाश, कैमरा ऑन करो, फिर हम अटेंडेंस नहीं देंगे। यस मैम, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बट कैमरा ऑन करने के लिए भी कहा तो गया है ना। मैम थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है ना, इसलिए। रोज ही नेट का प्रॉब्लम रहता है, करो क्या। विश्वजीत कुमार, समझ में आ रहा है? बना रहे। ओके। मैम कोरिलेशन से 0.485 आता है। 0.48 आ रहा है, 485, ठीक है, 0.48 तो लिख सकते हैं। यस मैम, 0.47 आ रहा। नहीं 48 आएगा। 0.48 आ रहा है, कुछ का 0.47 आ रहा है, ठीक है। और कुछ 4748 को हम मान सकते हैं अराउंड, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है जो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है ना, वो कुछ टर्म तक ये हो जाता है, तो हो सकता है कुछ ऐसा वैल्यूज आया हो, ठीक है। और 0.48 मैम मेरा गलत आ रहा है। मैम 0.48 कितना आ रहा है? 0.48 0.48 ठीक है, 0.48 मैक्सिमम का है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। दोनों केस में आया है इतना। मैम रैंक में तो बड़ा अजीब आंसर आ रहा है। रैंक में डिफरेंट है। अजीब आंसर कैसे आ रहा है? -5 पॉइंट कुछ आ गया मेरा। माइनस कैसे आ जाएगा? रैंकिंग करके देख लेते हैं, वेट। मेरा 5.95 है। यस मैम, ऐसा ही कुछ आ रहा है। 5.95 can never be the rank of anything, sorry, correlation of anything, because rank का जो भी correlation होता है, that is the value from -1 to 1. So वो तो वैलिड आंसर ही नहीं है, तुमने तो बनाया ही गलत है in that case. अब इसका रैंकिंग करो। फर्स्ट रैंक इसको दोगे, एक्स में रैंकिंग करोगे तो फर्स्ट रैंक इसको मिलेगा, सेकंड रैंक किसको मिल जाएगा, थर्ड रैंक किसको मिल जाएगा, फोर्थ रैंक दिस वन, एंड फिफ्थ रैंक दिस वन। बताओ होगा या नहीं? टेल मी। यस मैम। एवरीवन, रैंक ऑफ एक्स। यस मैम। अब इस वाले सेक्शन में आ जाओ। रैंक इसका फर्स्ट हो जाएगा बिकॉज हाईएस्ट मार्क्स है, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ, एंड दिस इज आई थिंक फिफ्थ, ठीक है। अब ये रैंक ऑफ वाई हो गया, चलो रैंक ऑफ वाई हो गया। डिफरेंस डी निकाल रहे हैं, निकालिए जरा क्या आता है। दिस इज द डिफरेंस इज 0, डिफरेंस 0, 1 minus 3 that is -2, 2 minus 2 0, and 3 minus 1 this is 2. So स्क्वायर कर ले, अब d का स्क्वायर कर लेते हैं। d का स्क्वायर जब करिएगा that is this is 0, this is again 0, this is 4, this is 4, and this is 0, and this is 4. So ultimately the answer is 8 here. Yeah. अब यहाँ पे आप आ जाइएगा रो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स समेशन di स्क्वायर, दैट इज 8,
एंड यहाँ पे अगर डिवीजन में आ जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, कितने हैं नंबर, 5 और 8, वही चीज हो जाएगा। यहाँ पे तो रैंक 1 -1 आ जा रहा है आंसर। कितना है, 5 ही है ना। हाँ, जो आंसर पहले आया था वही हो रहा है। 0.45 आ रहा है मेरा इससे। 6 × 8। 0.6 1 क्या? अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 5 × 5 का स्क्वायर -1, दैट मीन्स 5 × 24। ठीक है, तो 5 3 यहाँ पे ये हो जाएगा, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा। सो हाँ ठीक है, 1 - 2/5 ये आ गया। 1 - 2/5 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 5 - 1 सॉरी 5 - 2 दैट इज 3/5 एंड 3/5 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 आ रहा है। 0.6 आ रहा है। अब जब का मैम जो वो भी उससे 0.48 और ये सब 0.47। उससे 0.47 आ रहा है। अब इसका मतलब तुम लोग कोरिलेशन निकालना भूल गए हो पहले वाला फॉर्मूला से, मतलब यही हुआ। क्योंकि हम निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उतना आएगा, आंसर तो यही आना चाहिए, इन ईच एंड एवरी केस आंसर यही आएगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया, रैंक कोरिलेशन इतना सबका आया था, नहीं आया था मुझे लगता है। आया था अभी आ गया मैम। तो आ अभी गया, ये तो आ अभी आ गया, तो अभी तो हम ही ला दिए ना। अब तुम लोग क्या लाए गया। ये अभी तो हम ही बनाया ना। अच्छा, तुम पहले क्या बना रहे थे, सिंपल कोरिलेशन वाला बना वो रहे को थे। यस मैम। मैंने 5.123 कहाँ से आ गया? अच्छा, रैंक के हिसाब से आया है। वाह वाह वाह, यही होता है जब पढ़ा रहे होते हैं तो पता नहीं कहाँ होते हैं, अंत में कहाँ से आ गया रिजल्ट ये पूछा जाता है। वेरी गुड। 0.48 ही आ रहा है। इससे क्या आया, ये ठीक है, यहाँ इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है तो मुझे बताओ, शुरू से लेकर अंत तक चेक करो, तब हम मानेंगे तुम लोगों को कैलकुलेशन आता है। चलो चेक करो 1 मिनट। मैम बिना रैंक के हिसाब से बनाएंगे तो नहीं आएगा आंसर। आंसर दोनों से आएगा और सेम ही आएगा। ये तो सही है। तो 0.45 क्यों आ रहा है? मैम वो गलत हो रहा था क्योंकि रैंक नहीं निकाले। हाँ बिल्कुल सही। वाह वाह वाह, पहले रैंक के बिना भी बना रहे थे। नो मैम, डायरेक्टली D1 D स्क्वायर निकाल दिया था। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है आंसर। ये बताओ पहले। यस मैम। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कोरिलेशन दूसरे तरीके से बना लेते हैं, जो तरीका ओरिजिनल है, ओरिजिनल उसी को बोलेंगे, उसी से डिराइव होके किया है। चलो देखते हैं। सो हमें रिमूव करने का जरूरत है, पहले तो ये कॉलम रिमूव करने की जरूरत है, बिकॉज रैंकिंग हमें नहीं चाहिए। अगेन ये सारा डी भी नहीं चाहिए हमें, डी का स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो ये टर्म हमें इरेज कर देना। उसमें जो चाहिए वो सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे मुझे। सो पहले हमें एक्स और वाई ओरिजिनल वैल्यू था वो हमें चाहिए, वो रहेगा ही। ये जल्दी है, मैम बहुत जल्दी है। घर पे ठीक लगा रहा है मैम, खाना बनाया मिल रहा है आराम से। बनाना पड़ता है यहाँ। लेकिन बैठे बैठे बोर हो रहा है। थोड़ा आराम हो गया। अच्छा, जो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट हुआ है, जो भी असर हो रहा है, कुछ दिन होगा ही। अब देखो उसके बाद कैसा रहता है, गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन आता है उस पे होगा। 2-3 मैम महीना पढ़ाई भी तो इफेक्ट हो रहा है। तब जो हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ नॉट अबाउट हेल्थ, इट इज ओनली, इट इज अबाउट लाइफ। इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? लाइफ रहेगा ही नहीं तो पढ़ के क्या कर लोगी? तो कचरा लाइफ मैम बहुत बड़ी बात बोल गई आप। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस मैम। यस मैम। चलो अब हमें चलो कोवेरियंस का फॉर्म देखते हैं। कोरिलेशन। सो कोरिलेशन का जो पहले वाला फॉर्मूला है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर याद आए कि क्या क्या करना था। सो 1/n होता है फॉर्मूला में, समेशन होता है, xi माइनस x बार होता है। और लाइफ की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि देखो चेंज जो बंद किया गया है दैट इज फॉर स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए किया है, आवर नेक्स्ट जनरेशन। कहीं ना कहीं उसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रही है।
ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड वेव में उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए कॉलेज और स्कूल बंद किया गया है सर। सो ये चीज थोड़ा, ये सब चीज भी सीरियसली समझा करो। यस मैम। चलो 1/n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर, इसी तरह आ जाएगा 1/n समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है कि अब आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। देखिए, तो आपको xi माइनस x बार चाहिए, yi माइनस y बार चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर चाहिए, yi माइनस y बार का स्क्वायर चाहिए। सो अब यहाँ पे पहले तो xi और x बार निकाल लो, तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा जो होगा xi माइनस x बार। ये तो करके तुम लोग देख सकते हो, पता नहीं क्या, और कैलकुलेट किए भी हुए हो, फिर इन सब प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैम 0.48 ही आएगा, आप कर लीजिए। यस मैम 0.48 ही आ रहा है। 0.48 ही आ रहा है। यस मैम। यस मैम। मतलब कुछ गड़बड़ है थ्योरी में ना। मैम होमवर्क में दे दीजिए ये वाला। हाँ मैम वैसे करके मैम देखोगे बताइए तब पूरा। तो आप उसका नहीं मैम होमवर्क यहीं पे कीजिए। बताइए कैलकुलेट करके देखो ना, इसका टोटल मीन कितना आ रहा है, 10 12 18 जोड़ोगे तो ये 30 30 और 71 61 61 आना चाहिए, 71 कैसे आ रहा है? 71 होगा, 71 होगा मैम। आना रहा है मैम। 71 14.2 मीन। एक मिनट, मैम कुछ पॉइंट हटा दीजिएगा, वहाँ पे 61 ला दीजिए। 71 ठीक है, ये 71 आ गया। 71 डिवाइडेड बाई कितना है, 5। 5 और यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 मैम। 60 डिवाइडेड बाई 5 12 अब ये तो 12 आ जाएगा डायरेक्टली, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में क्या हो रहा है, 5 से कर रहे हैं 14.2। 14.2 ही आएगा। यस यस मैम। और डेसिमल के बाद और क्या क्या बच रहा है जरा देखो तो, कैलकुलेशन वहां पे मैम 2 ही है। कुछ नहीं। 71 डिवाइडेड बाई 5 14.2 आ रहा है। चलो ठीक है, 10 में से 14.2 घटाइए, लिखिए जरा यहाँ पे। ये 14.2 ये x पर है ना, यहाँ पे हम ये इरेज करके डायरेक्ट लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। x बार का वैल्यू है 14.2, x बार इज इक्वल टू 14.2 एंड y इज इक्वल टू 12। वैल्यूज घटाओ, यस मैम, तो -4.2 आएगा, xi माइनस 4.2 -2.2 माइनस 2.2 3.8। एक मिनट, 14.2 है ना, माइनस होगा यस मैम 18 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.8 3.8 1.8 3.8 मिनट, 14 है ना, चलो ठीक है 3.8 1.8 1.8 14 and 0.8 ठीक है, 0.8 0.8 0.8 चलो ठीक है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 में से -6 -6 -4 -4 -3 -3 5 5 8 8 ठीक है। सारे वैल्यूज का हाँ प्रोडक्ट निकालो। 25.2 25.2 75.64 है मैम। एक मिनट, 6 into 4.2 25.2 एक मिनट 25.2 हो जाएगा। 8.8 8.8 यस मैम ओके 8.8 -11.4 -11.4 किसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सॉरी ये 3 एक मिनट, 3 इंटू आपके पास क्या आ रहा है, 8 पॉइंट है ना, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.8 into 5 9 होगा मैम
1.8 into 5। 9 होगा। अच्छा ठीक है, that is 9। और ये क्या हो जाएगा 0.8 का? 6.4 टोटल हो जाएगा 38। 1 मिनट, 0.8 है ना ये? यस मैम 0.8 into 8 6.4 6.4। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, xi माइनस दोनों का प्रोडक्ट लिख रहे हो, मतलब 3rd into 4th कॉलम है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से कुछ, और 3 into 4 मत समझ लेना इस कॉलम को। नेक्स्ट कॉलम इज xi माइनस x बार का स्क्वायर कर लोगे 70.64 70। एक मिनट, मुझे चेक भी तो करना पड़ेगा, तुम लोग कैलकुलेशन तुम ही लोग तो गलती कर रहे हो ना, अरे हाँ वो भी है। तो वो तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा। मैम हम 4 बार कैलकुलेटर काट चुके हैं। 4 बार कैलकुलेट कर चुके हो, तब कहाँ गड़बड़ है? क्वेश्चन में क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। xi माइनस x बार है तो 4.2 into 4.2 यही है ना? 4.2 into minus 17.64। यस मैम। नेक्स्ट 2.2 into 2.2 4.84 तो वही है जो हम लोग का 4.84। 14.4 हाँ फिर 14.44 14.44। यस मैम। चलो ठीक है, लिखते हैं 3.6 1.8 into 3.24 0.64 0.64 0.64। टोटल सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 40.8 40.8। ठीक है, वैल्यूज हम एक बार रख के देख ले, तुम लोग पता नहीं n का वैल्यू कितना ले रहे हैं, n का वैल्यू 5 है, 5। यहाँ पे आ रहा है टोटल 40 आ रहा है ना तुम लोग, इसका प्रोडक्ट वाला ये टोटल सम कितना आ रहा है, ये वाला बताओ। 38 38 आ रहा है। 25 यस मैम मैम 38। 38 मिनट। एक नेगेटिव वैल्यू है -11y.4 वाला ना, वो Yes, सब ma'am. हो गया। मतलब कर 38 हो रहा है। 38 आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। 38 हो गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1.5 into 40.8 1/5 into 40.8 40.8 40.8। चलो ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन में 1/5 into इसका टोटल सम 150 150 आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। चलो इतना कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या, देखते हैं। 7.6 आएगा ऊपर वाला को डिवाइड कर 38 डिवाइडेड बाय 5 7.6 7.6। ठीक है, और आपके पास 40.8, तो हम 8.16 40.8 into 150, this term is equal to this term whole divided by 25, 25 that is 244.8। 4.8 ठीक है, 244.8 इसका अंडर रूट कर लो, 50.64 15.64 15.64 अंडर 244.8 is equal to 15.64। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास आया है 7.6 डिवाइडेड बाय 15.64 0.48 यस मैम 0.4859 का आ रहा है। फॉर्मूला गलत है। हाँ, तो फॉर्मूला गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, हम जो बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे इस फॉर्मूला की जगह दूसरे फॉर्म से वेरिएंस का एक और फॉर्मूला हम बताए थे शायद, अगर याद हो तो, क्लास में कन्वर्ट करके बनाने के लिए, कि जब फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब इस तरह का डेसिमल वैल्यू आता है ना, तो आप मीन को उससे रिप्लेस करके अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा, कि जो वैनिश कर जाता है कुछ वैल्यूज वो बच जाता है। ठीक है, तो वो अगर अप्लाई करोगे तो तुमको यहाँ पे आंसर मिल सकता है। ठीक है, ये देख लेना। तो आप वो अप्लाई करके, और जो एक बार रैंक वाला बनाया हुआ है उन दोनों को एक बार रीचेक करके देखना, क्योंकि दोनों का अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो फॉर्मूला कोई भी गलत नहीं है, जो भी दोनों आप थ्योरी पढ़े हैं दोनों ही सही है,
तो आपके कैलकुलेशन के किसी स्टेप में या फिर जिस वे में आप सॉल्व कर रहे हैं वहां पे कोई गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे मिस्टेक है जिसकी वजह से आंसर में वेरिएशन आ रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ma'am. आप लोग करके देखो। मैम 0.1 का ही डेविएशन तो है, तब तो मैनेज हो जाएगा ना। 0 पॉइंट नहीं है, फिर भी काफी यस deviation मैम, है। 0.5 इसको ऑलमोस्ट ले सकते हैं और ये उतना 0.6 उतना डेविएशन को डेविएशन माना जाएगा, वो रहेगा। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। ओके मैम। अभी आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी फिर मेरी ये क्लास है, तो फिर हम अभी तो डिस्कस नहीं कर सकते, बाद में करते हैं। यस मैम। हाँ बोलो। एग्जिट मार सकते हैं मैम? एग्जिट। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। लगाया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कितना सैनिटाइज कर दिया है? सब लोग म्यूट करो खुद को, सब लोग। ऑल ऑफ यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ। कहा ना सबको म्यूट करो, समझ में नहीं आ रहा है? जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, बस खुश रहना। It is not going to affect me in any way.